एनी आइडिया? सर ये वो कैसे वो फॉर्म होता है, मतलब कि वो फॉर्म कैसे होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो लोग कनेक्ट कैसे करता है कि लाइगेंड्स और वो सेंटर मेटल एटम ये सब कनेक्ट कैसे? इन जनरली आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है कि फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। तो हाँ सर, सॉरी सर, हाँ हाँ। सेम फॉर्मूला बट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग कैसे हो सकता है? बाय मींस ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर और बाय मींस ऑफ चेंज इन अरेंजमेंट इन स्पेस। तो अरेंजमेंट इन स्पेस को हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, और स्ट्रक्चर अगर चेंज होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल में वहां पे ऑर्गेनिक में सब सर अलग। वापस रिपीट कीजिए। अगर स्पेस अरेंजमेंट अगर ये अलग है तो उसको हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, और अगर स्ट्रक्चर अलग है देन इसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखो सबसे पहले है लिंकेज आइसोमेरिज्म, एक बार नाम देख लेते हैं हम लोग। लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आ जाओ लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, मैं उतना ज्यादा डिटेल में इसका लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी नोट्स तुम लोग को मैंने भेज दिया था। सो लिंकेज आइसोमेरिज्म जो होता है ये एराइज होता है ड्यू टू डिफरेंट इट अराइज ड्यू टू difference in structure of uh, sorry arise due to ambidentate ligand। arise due to structure नहीं होगा, it arise due to sorry it arise due to ambidentate ligand। ठीक है, ambidentate ligand क्या था याद है? ambidentate ligand ऐसा ligand होता था जो यूनिडेंटेट तो होता था लेकिन उसमें एक से ज्यादा एटम्स होते थे जहां से वो अटैच हो सकता था, बॉन्ड फॉर्म कर सकता था, है ना? तो अगर ऐसा लाइगेंड किसी में हो तभी जाकर वो लिंकेज आइसोमेरिज्म ऑफर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कोबाल्ट NH3O5NO2Cl2, ये कंपाउंड है। इसमें अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कोबाल्ट जो है वो नाइट्रोजन के साथ लिंक्ड है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये इस एम्बिडेंटेड लाइगेंड का एन के साथ लिंक्ड है। ठीक है, और अगर इसका मैं आइसोमर बनाऊं तो ये एम्बिडेंट लाइगेंड को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। नहीं, यहाँ NH3 नहीं लिखा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे ONO। अब यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो हमारा जो सेकेंड लाइगेंड है इसके O एटम के साथ लिंक्ड है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना के बताऊं। नहीं सर, समझ में आ गया, वो ये पढ़ा समझ हूँ में आ सर गया वो। ना? हाँ, तो ये कोबाल्ट के हाँ साथ मतलब कि, जन, तो ये यूनिडेंटेट मतलब कि लाइगेंड है, हाँ ये हाँ। यूनिडेंटेट। लेकिन ये NO2 जो है ये एम्बीडेंटेट है। सो एम्बीडेंटेट लाइगेंड के केस में ही लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है, बाकी किसी में हो ही नहीं सकता। ये चीज दिमाग में रखना। दूसरा चीज हम लोग सर ओ एन ओ को क्या कहते हैं? इसको NO2 को जो ओ बोलते हैं वो एन भी को मतलब बोलेंगे, फॉर्मूला? नाम कुछ अलग नहीं होगा नहीं यहाँ पर। मतलब कि बोलो। नाम मतलब नाम नेमिंग तो अलग होगा ना, क्योंकि ओ नहीं एन नहीं ओ नहीं का नहीं थोड़ा नहीं। अलग होता है इसका। हाँ, वो जब O लगा देते हैं उसके लिए, इसके लिए नाइट्रो में N नाइट्रो लिखते हैं तो O नाइट्रो लिखते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, तो ये 5 NH3 ऐसे लिंक्ड होगा सेकेंड वाले केस में।
और ONO जो है वो इस तरीके से लिंक्ड हो, O के साथ अटैच्ड हो, और यहाँ पर N के साथ। चलो सेकेंड नंबर में हम लोग आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, बस इतना याद रखना किसके वजह से अराइज होता है, बस इतना काफी है। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं इट अराइज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लाइगेंड बिटवीन कैटायोनिक एंड एनायोनिक स्फीयर। हम लोग बोल सकते हैं अराइज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ ligands between cationic and anionic coordination sphere। मैंने जब नोमेनक्लेचर पढ़ाया था उस वक्त मैंने बताया था कि ऐसा एक एग्जाम्पल हम लोग लिए थे जिसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो। ऐसा हो ही सकता है, फॉर एग्जाम्पल CrNH3 होल 6 एंड CrCN होल 6। अब इस कंपाउंड में क्या हो सकता है, इनके लाइगेंड्स जो है वो इंटरचेंज हो सकते हैं। और वो इंटरचेंज कैसे होगा ये हमें पता चलता है कि एक कैटायनिक स्फेयर होता है, एक एनायोनिक स्फेयर होता है। ठीक है, इसमें कौन कैटायनिक होगा कौन एनायोनिक होगा बता पाओगे? हाँ सर। इन दोनों स्फेयर्स में कौन सा स्फेयर कैटायनिक है, मतलब किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कैसे बताएंगे? सर CrCN6 में माइनस चार्ज आएगा सर। देखो दिमाग में ऐसे लगाएंगे कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज ये मेटल है। अब आ जाओ NH3, NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। 0। अब इसको ऐसे हम लोग ट्रिक लगाते हैं, ऐसे बनाते हैं कि इसको मुझे पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो इसको एक्स पकड़ेंगे, प्लस NH3 का मेरा जो होता है वो 0 होता है तो 6 × 0। अब इक्वल टू में यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो लिखते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ नेगेटिव चार्ज लिख दे तो एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना। तो क्या नेगेटिव हो सकता है इसके ऊपर? नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली इस फेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था। इससे हमें पता चल गया कि ये कैटायोनिक स्फीयर है। बोलो समझ में आया मैंने जो बताया अभी? कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हाँ हैं सर। कौन सा कैटायोनिक स्फीयर है कौन सा एनायोनिक स्फीयर है? एक पता चल जाएगा तो दूसरा हम खुद बता लेंगे। तो ये मेरा तो सर कैटा मैंने तो सही बोला था ना, मतलब कि CN6 वाला हाँ माइनस हाँ, चार्ज तो होगा। ऐसे ही बताए थे या फिर तुक्का मारे थे? नहीं सर, क्योंकि NH3 का 0 होता है और सर का हाँ 1 एग्जैक्टली। मतलब पॉजिटिव होता है, इतना पता था, तो मैं CN6 का नेगेटिव मान के बोल। ओके ओके चलो सही है। सो एनायनिक स्फीयर है। अब देखो क्या होगा इनका, जब हम लोग आइसोमर्स बनाएंगे तो कैटायनिक वाला लाइगेंड एनायन में बिठा दो, मतलब इसमें अब CrCN6 कर दो, ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है। और एनायनिक स्फीयर का कैटायनिक स्फीयर में बिठा दे। तो यहाँ पर तो दोनों ही सेम सेंट्रल मेटल एटम है इसलिए तुमको लग रहा है कि क्या चेंज हुआ, लेकिन ऐसा बहुत सारा कंपाउंड देखेंगे जहाँ सेंट्रल मेटल एटम अलग है, यहाँ क्रोमियम होगा यहाँ प्लेटिनम होगा या निकेल होगा, तब हमें समझ में ज्यादा अच्छा है। तो ये एक एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग का थर्ड नंबर है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, नाम से ही क्लियर लग रहा है आयोनाइजेशन से रिलेटेड होगा। सो हम लोग इसमें कह सकते हैं इट अराइज ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ द लाइगेंड। ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंस। arise due to interchange of primary and secondary valencies।
एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कोबाल्ट NH3O5SO4Br। ठीक है, अब इसमें देखो, इस आयोनाइजेशन स्फेयर के बाहर है ब्रोमीन जो फुल्ली आयोनाइज हो जाता था, और इसके अंदर है SO4 जो फुल्ली आयोनाइज नहीं होता था। तो इसका अगर हम आइसोमर बनाएंगे, तो आइसोमर बनाते वक्त जो आयन अंदर था उसे लेकर बाहर चले जाओ, जो बाहर था उसे लेकर अंदर चले आओ, तो ये हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा, ये हो गया आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। क्योंकि यहाँ पे आयन Br बन रहा था और यहाँ पे आयन SO4 बने। समझ में आ गया बात? क्लियर? सर ये वाला वापस समझाइए ना एक बार। आयोनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होता है, जो प्राइमरी वैलेंसी किसे कहते थे, जो बाहर रहता है ना, ये फ्रीली आयोनाइज, हाँ सर। इसको हम लोग कह सकते हैं आयोनाइजेबल। तो यहाँ ब्रोमीन आयोनाइजेबल है फुल्ली, और यहाँ पर अंदर का एक लाइगेंड SO4 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर ये आयोनाइजेबल हो गया। सो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी बन जा रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी बन जा रहा है, ऐसा हो रहा है, इसलिए इसको हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, लास्ट वन इज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या होगा, इसको हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। ये लिख दूं मैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म व्हेन वाटर इन्वॉल्व। एक चीज याद रखना, इसको हम लोग सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं जब वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहता है। तो यहां पर क्या होता है, एग्जाम्पल से समझोगे, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है बाहर और अंदर में। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम H2O6Cl3, यहां पर ये वाटर जो है ये एक लाइगेंड है, नो डाउट दिस इज अ लाइगेंड। लेकिन अगर ये लाइगेंड से निकल के हाइड्रेट फॉर्म में चला जाए, हाइड्रेट फॉर्म कैसा होता है देखने में, तुम लोग बहुत बार देखे हो, बहुत सारे कंपाउंड में ऐसे डॉट करके लिखा जाता है, जैसे पोटास एलम का फॉर्म। मैंने क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म। एग्जैक्टली, क्रिस्टल बन जाता है, वाटर उसमें एडेड फॉर्म में रहता है, इसको हम लोग हाइड्रेट फॉर्म कहते हैं, मतलब पानी जस्ट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो टोटल फॉर्मूला सेम है, H2O6 था, यहाँ भी H2O6 है, Cl3 था, यहाँ भी Cl3 है, लेकिन ये अलग कंपाउंड बन गया, ये पूरा अलग कंपाउंड बन गया। इसका कलर जो होता है ये वायलेट कलर का होता है, और ये जो होता है ये ग्रे ग्रीन कलर का होता है। पूरा इनका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है जस्ट वाटर मॉलिक्यूल अंदर और बाहर निकलने से। आयोनाइजेशन में बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में भी तो यही हो रहा था, प्राइमरी वैलेंसी बाहर निकल जा रहा था, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी बाहर निकल रहा था, प्राइमरी अंदर आ जा रहा था। ये देखो ये यहाँ पर है, ये बाहर निकल गया। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में क्या अंतर है, बता पाओगे क्या अंतर है? सर वाटर मॉलिक्यूल इसमें जो है वो हाइड्रेट फॉर्म में, मतलब डॉट फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जस्ट बाहर नहीं निकल रहा है, प्राइमरी वैलेंसी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर देखो ये इसका लाइगेंड था, लेकिन यहाँ पर ये बाहर नहीं आया स्फेयर का, बाहर क्लोरीन ही है, ये जस्ट एडिशन फॉर्म में वहां पे अटैच हो गया। सो दिस टू आर डिफरेंट थिंग। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एनी क्वेश्चंस? ये खत्म हो गया, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन, सॉल्वेट।
क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैंने पहले ही कहा स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है। स्पेस एज इन हम लोग यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम को बीच में रखते हैं, इसके चारों तरफ हम लोग कैसे मेटल्स लाइगेंड्स को अरेंज करेंगे, उसका शेप क्या होगा, उसके ऊपर अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट और स्पेस अरेंजमेंट, कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो टाइप के होते हैं, वहां भी सेम था ऑर्गेनिक में। फर्स्ट इज जियोमेट्रिकल एंड सेकेंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं, सीस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, वहां भी सुने थे। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। एक बार हम लोग क्विकली रिकैप कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। सो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, वही अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड होगा यहाँ पर। हम लोग बोल सकते हैं इट अराइजेस ड्यू टू जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट of ligand around the central metal atom। ठीक है। और सिस का मतलब और ट्रांस का मतलब पहले से भी तुम लोग को पता है। तुम मुझे बताना, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, कौन सा सिस होगा कौन सा ट्रांस होगा। फॉर एग्जांपल प्लैटिनम हैज 3 हैंड्स, एंड ये या तो ऐसे अरेंज हो सकता है इसका लाइगेंड, या फिर कुछ ऐसे अरेंज हो सकता है। अब मुझे बताओ कौन सा सिस होगा और कौन सा ट्रांस होगा। सर सिस और ट्रांस ट्रांस सर राइट वाला ट्रांस होगा। सिस में हमेशा टू एक ट्रांस साइड होगा। में, हाँ एक साइड में सिमिलर अगर लाइगेंड हो तो उसको हम लोग सिस। तो सिस होता है हाँ। और अगर ऑपोजिट एंड में आ गया, इसमें देखो इस एंड में एक NH3 है, इस एंड में एक NH3 है, सो अगर जियोमेट्रिकली दोनों तरफ से बैलेंस्ड हो तो वो ट्रांस हो जाता है। तो ये सिस आइसोमर होगा, ये ट्रांस होगा। एक और लिखता हूं, ट्राई करना जरा इसे। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट, दिस इज क्लोरीन, क्लोरीन एंड this time this is En। डाइडेंटेड लाइगेंड है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये बना दिया मैंने। सर पहले वाला सिस है, दूसरा वाला ट्रांस। एग्जैक्टली exactly। ये सिस और ट्रांस, यहाँ सिमेट्री हम लोग का कैसे समझ में आता है। यानी कि सिस में मतलब ऑपोजिट एकदम सेम साइड में होगा, और हाँ एकदम ट्रांस में ऑपोजिट। यहाँ पर ऑपोजिट में। सो सिस और ट्रांस यहाँ से समझ में आ रहा है, करेक्ट। सो सो दिस इज माय सिस आइसोमर, दिस इज ट्रांस। तो एग्जाम में आएगा। सर इससे आता कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, एक पूरा क्वेश्चन पूरा लिख के रखा हूँ जो बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन आंसर पूरा करेंगे। इसमें से आता है नोमेनक्लेचर करना, नाम लिखना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता करना, कौन से आइसोमर्स ये कर सकता है ये बताना, और इसमें कलर्स होगा या नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सो लास्ट आइसोमर खत्म कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पता ही है। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब क्या होता है, अगर किसी आइसोमर के पास ये पावर है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अगर भूल गए होगे तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ।
कि ये लाइट जो आता है ये अनपोलराइज्ड होता है। जनरली कोई भी लाइट सोर्स से जो लाइट निकलता है ये अनपोलराइज्ड होता है। जो आंखों में हमारे लाइट आता है बाहर से वो सारे अनपोलराइज्ड। बहुत हाई क्लास के जो सन ग्लासेस होते हैं उस पे लिखा रहता है, देखना, पोलराइज सन ग्लासेस। उसमें कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ ऐसे थिन फिल्म्स बनाए जाते हैं जो इसको पोलराइज कर सकते हैं। तो वैसा ही ये एक पोलराइजर है। ठीक है। ये पोलराइजर जो है इसमें से निकलने वाले लाइट का हर तरफ वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। ये पोलराइजर क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर देगा एक डायरेक्शन में। तो हम लोग इस तरह के लाइट को कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। और ऐसा लाइट जो होता है वो हमारे आंखों में कम चुभता है, इसीलिए सन ग्लासेस जो होते हैं अच्छे क्वालिटीज के उसमें पोलराइजर्स यूज किए जाते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब क्या होगा, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिन केमिकल से ऐसे प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम लोग पास करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। जैसे ही लाइट इसमें से पास होगा तो चांसेस होता है कि ये जो पोलराइज्ड लाइट था ये कुछ एंगल में बेंड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से अपना मेन पोजीशन से कुछ बेंड हो जाएगा। अगर ये राइट साइड को बेंड हुआ सपोज विथ एंगल अल्फा, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है दैट ये अपने मेन मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाए विथ एंगल अल्फा। तो अगर ये राइट साइड में रोटेट होता है तो हम लोग इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर लेफ्ट साइड में रोटेट होता है तो हम इस लोग को कहते हैं लेवो रोटेटरी, LAEVO रोटेटरी। तो आइसोमर्स जो होते हैं उनके पास ये कैपेसिटी होता है कि एक कुछ आइसोमर होते हैं जो राइट साइड में रोटेट करते हैं, कुछ आइसोमर होते हैं जो राइट में और लेफ्ट में रोटेट करते हैं ऑल्टरनेटिवली। ठीक है। ऐसे आइसोमर्स को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर हुआ बात? हाँ सर। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस आइसोमर्स आर एबल टू रोटेट plane of polarized light in opposite direction। ठीक है। डेक्स्ट्रो आइसोमर rotate plane of polarized light in plane of polarized light to the right, and levo rotatory isomer rotate plane of polarized light to the left। क्लियर हो गया? बहुत आसान चीज था। इसमें एक चीज नोट कर लेना। नोट करने वाली बात यह है कि ये दोनों जो आइसोमर्स होते हैं ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है। सो these isomers are non superimposable, mirror images of each other। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, देखो,
अगर मैं लेटर ए का मिरर इमेज निकालूं तो इधर भी लेटर ए ही दिखता है, लेकिन अगर मैं बी लेटर का मिरर इमेज निकालूं तो वो उल्टा बी दिखता है ना। तो ए लेटर का जो मिरर इमेज है इसको हम लोग कहते हैं सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज हो गया, एक दूसरे से अलग नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर पा रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन सुपर इम्पोज। इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल समझ में आ गया है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लो। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है ये। सपोज ये एक कंपाउंड है, तो अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो इसका मिरर इमेज निकाल लो, वो लेवो रोटेटरी हो जाए। इसका मिरर इमेज कैसे बनाएंगे हम? देखो ये जो मिरर के क्लोज रहेगा उसको क्लोज बनाना है। जैसे ये मिरर के क्लोज है तो क्या करेंगे हम इसे, इससे इधर बनाएंगे। सॉरी, ये देखो सेकेंड ईएन भी इसके क्लोज है। सो इसको भी इसके क्लोज बनाएंगे। एंड देन लास्ट ये वाला ईएन इससे दूर है, तो इसको हम लोग इससे दूर बनाएंगे। तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये क्या होगा, लेवो आइसो। नॉन सुपर। हाँ, और दोनों देखो हाँ अलग किया जा सकता है, दो दे आर नॉन सुपर इम्पोज। सो ये हाँ। ऑल अबाउट योर आइसोमेरिज्म खत्म। अब जो ओके तुम्हें है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में दिए हुए कुछ क्वेश्चंस है, चलो हम लोग हैं। पहला क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन मैंने अभी तक नहीं डिस्कस किया, मैं हाइब्रिडाइजेशन भी बताऊंगा, पहले उससे पहले। सर, वो तो बीबीटी में और फिर क्रिस्टल वाला हाँ, थ्योरम। वीबीटी सीबीटी और वो है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, हाँ वहां पे समझ में आ जाएगा ज्यादा उतना। इस चैप्टर को कितना बहुत बड़ा टॉपिक हो जा रहा है, मार्क्स बहुत कम है लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा है। तो ऑप्टिकल सर, आइस। मेरे को पूरा बीबीटी तक तो समझ आ गया, मैं खुद से ही कर लिया। लेकिन बीबीटी थोड़ा ऊपर ऊपर से फिर भी है, लेकिन हो गया। सीबीटी मेरे सीबीटी, को नहीं हुआ। सीबीटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीटी से ही क्वेश्चन पूछेगा। हाँ सर। ये मैं बताऊंगा डिटेल में, सीबीटी थोड़ा टाइम भी लगेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, Cr C2O4 होल थ्राइस 3 PtCl2 En होल ट्वाइस 2 CrNH3 होल ट्वाइस Cl2En+। ऐसा क्वेश्चन दे दिया और तुमको बोल दिया ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर, 2 नंबर होगा या 1 नंबर होगा, ऐसे कुछ कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, तो मैं पढ़ा दूंगा हाइब्रिडाइजेशन तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुझे पता होना चाहिए कि इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है क्रोमियम का। तो देखो C2O4 ऑक्सलेट आयन, ये डाइडेंटेट लाइगेंड, दो इसके पास हैंड होते हैं और बाहर 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है। 6 आने का मतलब है इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऐसा स्पेस बना लेना, स्पेस बना के बीच में क्रोमियम को बिठाना। अब इसके क्या होते हैं, 6 हाथ हो जाएंगे, 4 इस कॉर्नर में ले लेना और एक ऊपर एक नीचे ले लेना। ठीक है। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाने के लिए हमको C2O4 को कैसे लेना होगा, ये अभी थोड़ा देर पहले देखे हो। C2O4 को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, ऑक्सलेट। एक यहां बिठा दो, एक यहां बिठा दो,
और एक यहाँ बिठा दो। अब एक तुम बना लिए, अब क्या करोगे, इधर मिरर का सिंबल दोगे और दूसरा वैसे ही बना लोगे। उसको भी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना शेप बना लेंगे। सबसे अच्छा तरीका है। शेप बना लिया, फिर बीच में क्रोमियम बिठा दिया, इसके 6 हाथ बना लिए। अब इधर देखो, मिरर के पास यहाँ पे ऑक्सलेट आयन होगा, एक इधर पास में होगा और इधर एक दूर में होगा। हो गया काम खत्म, 1 नंबर मिल जाएगा, काफी है। तो सिमिलरली बाकी भी जो 2 बचे हुए हैं, इसको ट्राई करना घर पे और इसको बनाना। ठीक है। और अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए वहां से और क्या हो सकता है। अच्छा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, तुमको समझ में आएगा। ये बोर्ड्स में आया हुआ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राइट डाउन IUPAC name for each of the following complex and indicate the oxidation state, electronic configuration, coordination number, stereochemistry, and magnetic moment। सोचो, 2-2 नंबर का एक एक कॉम्प्लेक्स होगा, इसके बारे में इतना कुछ पूछा है। ठीक है, किसके बारे में, एक ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, CrH2O होल ट्वाइस C2O4 होल ट्वाइस .3H2O। और दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CONH3 होल 5 ClCl2। अब एक एक पे 4-4 नंबर मिलेगा तुमको, या कभी कभी उन लोगों को नंबर कम देना रहता है तो 2 नंबर भी दे देते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वी हैव जस्ट 5 मिनट्स इस लेक्चर में, तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला नाम है, इसका नाम लिखना, पहला वाले का सबसे पहला काम है नाम लिख देना। तो ये सबसे आसान काम है। सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, बाहर वाले कैटायन का, तो इसका नाम क्या होगा, पोटासियम। फिर अंदर जाते हैं तो लाइगेंड का नाम लिखते हैं। लाइगेंड 2 है, एक है एक्वा, एक है ऑक्सालेट। ठीक है, तो पहले एक्वा आएगा या ऑक्सालेट आएगा, डाई एक्वा। हाँ, एक्वा आएगा। फिर डाई ऑक्सलेट। डाइडेंटेट लाइगेंड के लिए हम लोग डाई वर्ड यूज करते हैं या बिस यूज करते हैं, डाइडेंट बेस। पॉलीडेंटेट के लिए बिस यूज करते हैं, है ना। सो ये हो जाएगा बिस हाँ, ऑक्सालेटो। ये ऑक्सालेटो हो जाएगा, नेगेटिव लेटो क्यों सर? अगर है, अगर नेगेटिव लाइगेंड है और वो ओ, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, ठीक है सर। उसके लिए ओ आएगा, ऑक्सालेटो। और उसके बाद होगा ये क्रोमियम होगा या क्रोमेट होगा, क्रोमेट। क्रोमेट नेगेटिव में है, सो क्रोमेट। देन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट जरा करना, कैलकुलेट करके चेक करना, 3 होगा। और देन बाहर में H2O जो है मेरा, वो डॉट फॉर्म में है, तो हम इसको ट्राई हाइड्रेट बोलेंगे। लास्ट में ये आयन नहीं है, हाइड्रेट फॉर्म है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हाइड्रेट। एक काम हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन नेम निकल गया। फिर हमारे से हमसे पूछा ऑक्सीडेशन नंबर, वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम ऐसे बोल देंगे +3।
फिर हमसे पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तुमको नहीं आता है, मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ये 3D3 था ना, तो CNT थ्योरी से हमें पता चलेगा कि ये T2G में 3 होगा और EG में 1 भी नहीं होगा। ये कैसे आता है, ये हम लोग CNT में पढ़ेंगे। CBT, CBT नॉट CNT, केमिकल बॉन्ड थ्योरी। ये वाला पोर्शन सिर्फ रहने दो, नहीं समझ में आएगा, ये स्टार मार्क देके रख रहा हूं मैं। और इसका शेप कैसा होगा, शेप इसका कैसा होगा बताओ, कितने सारे अंदर में लाइगेंड है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका। H2O 2 है और C2O4 2 है। C2O4 का डाइडेंटेड लाइगेंड है, तो 2 × 2 4 + 2 6। इसका कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने से ही शेप कैसा हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल। अभी अभी बनाया था मैंने, हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। कितनी सारी जानकारी यहाँ से पूछी जाती है। सो बोलो अभी तक क्लियर हुआ है नहीं, जो मैंने बताया। अब जैसे ही तुमको ऑक्टाहेड्रल यस सर। तुमने, तो अब क्या बोला, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री बताओ। स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, वही सीस और ट्रांस आइसोमर बना दो, सीस और ट्रांस आइसोमर बनाना है। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले शेप बनाते थे। शेप बनाने के बाद अगर 6 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 बॉन्ड बना देते थे। और उसके बाद अब बिठाना है आपको सीस और ट्रांस के लिए, तो मैंने ट्रांस बना लिया, सबसे आसान है बनाना। अब मैं इसका मिरर इमेज निकाल लूंगा, ठीक है। नहीं सॉरी, सीस और ट्रांस बनाना है ना मुझे, ये नहीं बनाना है, मिरर इमेज नहीं बनाना है। तो ये ट्रांस है और इसका सीस आइसोमर कैसा होगा, वैसे ही निकाल लो। फर्स्टली ड्रॉ द शेप, देन रिस्पेक्टिव बॉन्ड्स, एंड देन अब इसको मुझे अगर सीस बनाना है तो मुझे एक साइड में ओ एक्स को दे देना होगा। तो एक ओ एक्स इधर रहेगा, इधर होगा, दोनों H2O इधर हो जाए। सारी बातें मिल गई जो हमसे पूछा गया था। और मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, बट याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है N+2, ठीक है। यहाँ N होता है कितने सारे चार्जेस हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, सो 3 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, सो ये सिंपली आ जाएगा 15, ये हो जाएगा आंसर। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है बोर मैग्नेट्रॉन, BM। एनी क्वेश्चंस सो फार? नो देन मैं CBT जो है थ्योरी, इसका एक लेक्चर बना के भेजता हूँ। टेक योर टाइम टू कंप्लीट दैट एंड देन मुझे रिपोर्ट करना कि कंप्लीट हुआ कि नहीं। ओके, ओके देन, गुड नाइट।